जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में संगम कला प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में बसोली लघु चित्रकला और मधुबनी पेंटिंग का संगम किया गया प्रदर्शित। जम्मू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का किया गया आयोजन। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह रहे मुख्य तौर से उपस्थित। जम्मू शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन। राज्य प्रमुख पंडित राजेश केसरी सहित कई कार्यकर्ता रहे मुख्य तौर से उपस्थित। कांग्रेस यूटी प्रमुख विकार रसूल वानी ने की श्रीनगर में पत्रकारों से बात। कहा, सत्ता में आए तो सत्तारूढ़ सरकार में घोटालों में शामिल लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी द्वारा वक्फ की दुकानें की गई सील। 1 दिन के भीतर देनदारियों द्वारा किया गया भुगतान। अब समाचार विस्तार से। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में संगम कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर अर्चना झा चौधरी की पेंटिंग की एक कला प्रदर्शनी संगम शीर्षक से SKICC में आयोजित की गई। इस भव्य कार्यक्रम में बसोली लघु चित्रकला और मधुबनी पेंटिंग का संगम प्रदर्शित किया गया। बसोली लघु चित्रकला, जिसे पहाड़ी चित्रकला का पहला स्कूल माना जाता है, जम्मू क्षेत्र में उत्पन्न हुई। इस प्रकार मधुबनी पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई और इसकी प्राचीनता प्राचीन काल से बताई जाती है। दोनों कला रूप अपने अपने मूल क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में सहायक रहे हैं। जम्मू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग ने महाराजा गुलाब सिंह रिसर्च सेंटर जम्मू के सहयोग से जम्मू विश्वविद्यालय के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह मौजूद रहे। इस दौरान बताया गया कि इस सेमिनार का उद्देश्य ब्रिगेडियर जोरावर सिंह की सेवाओं को याद करना और नई पीढ़ी को उनकी उपलब्धियों के अवगत कराना है। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पाया पृथिव्यां पाय ओखदीषु पायो दिव्यन्तरिक्षे पायो धाः पायस्वती प्रदिशो स्यूरासे कृष्णो ध्रुवो से वैष्ण मासे कृष्ण प्रेतवा अग्निर्दाता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देव। Express my gratitude and welcome to the eminent personalities on the dais. We are genuinely honored to General Officer Commanding 10 Infantry Division, Major General Gaurav Gautam, General Officer Commanding 26 Infantry Division, and our esteemed Honorable Vice Chancellor Professor Umesh Rai. मेरा नाम प्रोफेसर श्याम नारायण लाल है। मैं इस सेमिनार का कन्वीनर हूँ और हिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। सर, आज का प्रोग्राम क्या है? आज का प्रोग्राम हम जनरल जोरावर सिंह पे 1-2 दिन का नेशनल सेमिनार कर रहे हैं और हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं महाराजा गुलाब सिंह रिसर्च सेंटर।
और सेमिनार की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जोरावर सिंह से बड़ा वॉरियर, जिसने एक हाई अल्टीट्यूड वॉर की एक तरीके से शुरुआत की थी, उसकी स्ट्रैटेजी बनाई, उतना बड़ा वॉरियर हमारे पास, हमारे देश में शायद ही कभी कोई पैदा हुआ हो। लेकिन जब हम हिस्टोरियोग्राफी को देखते हैं तो उनके बारे में बहुत बात की नहीं जाती है, और लार्जली अगर हम कहें तो वो एक अनसंग हीरो की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो हमारा और वो आदमी जिसने कि हमें नई बाउंड्री दी, वो उस आदमी ने जिसने हाई अल्टीट्यूड वॉर का एक नया चैप्टर खोला, उस आदमी ने जो कि मेकिंग ऑफ द नेशन में अपना इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, उसको इस तरीके से मतलब इतिहास लेखन के हाशिए पे रखना बहुत अच्छी बात नहीं है। ये समय आ गया है कि हम उनके बारे में जानें, उनके बारे में उनके कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करें, एंड ये खासकर हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जोरावर सिंह सिर्फ एक वॉरियर ही नहीं थे, उनके काम जो थे, जो कि और जो उनका कमिटमेंट था अपने देश के प्रति, और जो चीज़ें उन्होंने की, तिब्बत तक चले गए, वो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगी। सो इसके पहले कि लोग उनके बारे में भूल जाएं, बेहतर है कि हम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करके पब्लिक डोमेन में डालें, जिससे कि एक नए रिसर्च की शुरुआत हो जोरावर सिंह जी के बाद। जम्मू शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा राज्य प्रमुख पंडित राजेश केसरी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बुजुर्गों की पेंशन, विधवाओं की पेंशन बंद होने से तमाम बुजुर्ग जिनका इस पेंशन के अलावा कोई सहारा नहीं है, वह बहुत परेशान है, क्योंकि सरकार ने जिस प्रकार पेंशन बंद की है उसके बाद शुरू करने के लिए जो औपचारिकताएं हैं वह बहुत कठिन है। इस अवसर पर उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को ही बहाल करे जब तक ये पूरी व्यवस्था ऑनलाइन नहीं हो जाती, नहीं तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश भर में गिरावट की ओर चलेगी। इस मौके पर राज्य उप प्रमुख बलवीर कुमार, कोषाध्यक्ष प्रवीण गुप्ता, बलवंत फौजी आदि मौजूद रहे। आज शिवसेना हिंदुस्तान जो है सरकार से पूछना चाहती है कि सरकार ने जिस प्रकार बुजुर्गों की और बिड्डो पेंशन जो बंद की है वो क्यों की है। सरकार ने इस पेंशन को बंद करके कई हजारों बुजुर्ग और बिड्डो औरतों को जो है एक दरकिनार कर दिया है। बुजुर्ग जो है एक 65 साल का, जो 70 साल का बुजुर्ग है, उस बुजुर्ग को जो सरकार कहती है कि भाई ऑनलाइन जो अपनी पेंशन करो, उस पेंशन को बंद करके द्वारा रेगुलराइज करने के लिए 20 किस्म के कागज लगाए गए हैं। दफ्तरों में चक्कर लगा कर जो बुजुर्गों के बेचारों के पांव घस गए हैं। आगे इस उम्र के बुजुर्ग के घुटने नहीं चलते, परेशान होकर थक हार कर जो है बुजुर्ग अब घरों में बैठ गए हैं। वो आकर हमारे ऑफिसों में आकर बता रहे हैं कि इस तरीके के जो हमारे साथ बिहेव किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो सोशल वेलफेयर का ऑफिस है, वहां पर जो लोग बैठे हैं वो बाजू पकड़ के बुजुर्गों को जो है दफ्तर से बाहर निकाल देते हैं। इतनी बदतमीजी जो है बुजुर्गों के साथ की जाती है। क्या वो मुलाजिम नहीं है सरकारी? क्या वो गुंडे हैं जो बुजुर्गों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं? हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि सरकार ऐसे मुलाजिमों को भी चिन्हित करे जो कि बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करते हैं। ऐसे मुलाजमों को यहां से ट्रांसफर करके सीधा ले फेंकना चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि नौकरी किस प्रकार से हुई जाती है। और हम सरकार से एक तरफ से अनुरोध भी करते हैं कि सरकार अगर गरीबों की और निर्धनों की, विडो की और जो जितने भी हमारे बुजुर्ग पेंशन है, इनकी पेंशन जो अगर लगाना चाहती है, उनको रेगुलराइज करना चाहती है, तो वार्ड वाइज जिन पार्टियों के जो है नेता जीते हुए हैं, वार्ड के कारपोरेटर हैं, ये कारपोरेटरों का काम होता है कि मोहल्ले मोहल्ले की पेंशन लगाने। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस यूटी प्रमुख विकार रसूल ने कहा कि अगर वह सत्ता में आए तो दरबार मूव को बहाल करेंगे, स्मार्ट मीटर को हटा देंगे तथा सत्तारूढ़ सरकार में घोटालों में शामिल सभी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। थैंक यू। सेहत स्कीम के बारे में एक बात बताऊं मैं आपको, देखो सरकार उनकी है, सेंटर में भी और यहाँ भी। अब इनके करप्शनों की दास्तान हमारे पास बहुत पड़ी है। जब हमारी सरकार आएगी तो वो सारी फाइलें खुलेंगी, फिर आपको पता चलेगा इन्होंने क्या गलत किया, क्या ठीक किया। अभी राहुल जी ने अडानी का 12,000 करोड़ का घोटाला सामने रखा, जो यूएस के फाइनेंशियल पेपर ने निकाला था। इसी तरीके से यहाँ हमें पता है कहाँ कहाँ घोटाले हो रहे हैं, लेकिन ये अपने घोटालों पे कैसे खुद ही इंक्वायरी करेंगे? पावर में तो ये है,
जब हम आएंगे पावर में तो इनको एक एक का हिसाब लेंगे। थैंक यू। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, अगर कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बनता है यहाँ का दरबार मुंह दोबारा बहाल होगा, पहली कैबिनेट में होगा। यहाँ स्मार्ट मीटर उखाड़े जाएंगे, जो स्मार्ट मीटर श्रीनगर और जम्मू में लगाए गए हैं। हमने वादा दिया है कि जम्मू में हम तवी में और कश्मीर में झेलम में फेंक देंगे। केसीसी लोन यहाँ माफ होगा और नौजवानों को रोजगार देने की पूरी ताकत लगाई जाएगी। डेली वेजरों को परमानेंट किया जाएगा। जो भी वादे कांग्रेस करेगी, आंगनवाड़ियों की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, आशा वर्करों की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, लोगों को हर तरह की परेशानियों से मुक्ति दी जाएगी। और जो जमीनें जिनकी गिरदावरियां खत्म की गई है, जो छीनी गई लोगों से, वो लोगों को हम वापस देंगे। ये हमारा वादा है, ये कांग्रेस करेगी। और मुझे यकीन है कि हमारे वादे जो हैं सच्चे वादे होते हैं। फर्स्ट कैबिनेट में ये चीजें होंगी, इसलिए मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस बार कांग्रेस को चुनेंगे। 2/3 मेजॉरिटी से हमारी सरकार आएगी जब भी इलेक्शन होंगे। देखो, हक बनता है हमारा, डेमोक्रेसी है। हमें हिंदुस्तान के आईन ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उसमें हमारा हक है। हम किसी के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ करेंगे तो कोई गलत क्या है? गुनाह कर रहा है, जालिम है इसराइल। ये दोनों साइड से अगर कोई नाहक आदमी मर रहा है तो गुनाह है ना। और इसराइल अब हॉस्पिटलों पे बमबारी कर रहा है, लोगों पे बमबारी कर रहा है। किसी का पानी रोकना, किसी का खाना रोकना, ये तो वार क्राइम है। आपने 20 लाख लोगों का घेराबंदी करके पानी रोका हुआ है, खाना रोका हुआ है, दवाइयां रोकी हुई है। आप क्या फाका कश्ती में 20 लाख लोगों को मारोगे? ये तो गलत है ना। तो प्रोटेस्ट करना चाहे, जो सरकार रोक रही है प्रोटेस्ट को, वो गलत है, हम उसका कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दक्षा अंद्राबी ने श्रीनगर में उन दुकानदारों से चेक प्राप्त किए जिनकी दुकानें कल शाम वक्फ बोर्ड ने सील कर दी थी। वक्फ चेयरपर्सन के कई नोटिस और चेतावनियों के बावजूद बकाया किराया राशि जमा करने में विफल रहने पर वक्फ चेयरपर्सन ने वक्फ अधिकारियों के साथ कल देर शाम अवकाफ मार्केट लाल चौक में 7 दुकानों को सील कर दिया। इस मौके पर पूरा बाजार बंद रहा और वक्फ के फैसले का विरोध किया गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के माध्यम से कहा कि आवंटियों ने बकाया किराया जमा नहीं कराया तो दुकानें बंद रहेंगी। Jim Sab, you guys know machine gasın ki? Bakalım la kaşın kamal kesme. Belki siyasetçi pani jay. Kamal Allah Teala dine abad. आमीन आमीन आमीन। Zübeyir Sab जाएगी? बोली तो रोड पार करिए जवान। चाबी लाएं। जो चाबी चाहिए हो? चाबी दे दीजिए। जरा चाबी इसकी यही है? चलिए। साथ एक रेंट डीड हुआ था बहुत पहले, और आजकल जो हमारा रेंट है, रेंट एग्रीमेंट जो हमारे हर एक ताजिर के साथ है, हर एक अपने जो हमारा लेसी होता है उनके साथ होता है। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इन्होंने काफी अरसे से हमारे रेंट नहीं दिया था, जो आपके सामने है। अभी जब ये आए हमारे साथ, क्योंकि हमने कल इनके शॉप्स को सील कर दिया था, आज हम इसलिए आए क्योंकि ये सारे आए, ये हमारे मुअज़्ज़ज़ हैं, अजीज है हमारे। हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि इनको नुकसान हो जाए, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हमारे वक्फ को नुकसान ना हो और वक्फ चले साथ साथ इनके, क्योंकि इनका रिज़्क और रोजी इसी पे चलता है। इन्होंने हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ हमारे शख्सियत आए हुए थे ऑफिस में, आप सब जानते हैं, इन्होंने हमारे साथ बातचीत की। अभी ये हमें जो रेंट है बकाया इनका वो हमें दे रहे हैं, बाकी जो इनके बकाया जात है वो भी ये बहुत जल्द दे देंगे हमें, और इंशाअल्लाह ताला
वक्फ भी फाल बनेगा और इनकी दुकानें भी चलेंगी। सामाजिक अधिकारिता शिविर द्वारा समाज कल्याण कार्यालय बीरवा में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन समाज कल्याण विभाग बीरवा के सहयोग से सामाजिक अधिकारिता शिविर द्वारा किया गया। इस शिविर पर लोगों ने जिला प्रशासन बड़गाम को धन्यवाद दिया। शिविर के दौरान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक किया गया। कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी ये असेसमेंट कैंप हो गया था। इसके अंडर हम जो है ये स्पेशली एबल्ड पर्सन जो है उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ होती है, जैसे किसी को हियरिंग प्रॉब्लम होती है, किसी को प्रोस्थेटिक्स प्रॉब्लम होती है, किसी को देखने की प्रॉब्लम होती है, अलग अलग डिसेबिलिटीज़ होती है। उन अमराज के हवाले से अगर किसी को 40% एबोव डिसेबिलिटी है वो आज यहाँ पे आके अपने असेसमेंट करा सकते हैं। असेसमेंट होने के बाद ये रजिस्टर हो जाएंगे यहाँ पे, तो आने वाले 1-2 महीनों के बाद फिर इन्हीं स्पेशली एबल्ड पर्सनस को हम ये एड्स एंड एप्लियंसेस जो भी अप्रूव हो जाएंगे ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन कैंप होगा। फिर ये जो कैंप एक्चुअली यहाँ पे लिम्को कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, यहाँ पे चल रहा है। ये पिछले 8-10 दिनों से कंटिन्यूसली चल रहा है अलग अलग तहसील में। अभी तक बड़गाम कवर हो गया, खान साहब कवर हो गया, हमारा चाडोरा कवर हो गया, आज बीरवा हो रहा है और बीरवा में 2 कैंप हमने रखे हैं। हंदवाड़ा में उत्तरी कश्मीर का बस स्टैंड जर्जर हालत में है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाईपास से नई बस स्टैंड हंदवाड़ा तक सड़क की स्थिति बहुत खराब है, जिसमें वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने बताया कि थोड़ी सी बारिश से ये बस स्टैंड तालाब में तब्दील हो जाता है और कई बार उन्होंने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा। ये जो हंदवाड़ा का नया बस स्टैंड बना है ये नॉर्थ कश्मीर का सबसे बड़ा बस स्टैंड माना जाता है और ये एक अच्छे डिजाइन पे बनाया गया था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अगर बस स्टैंड की हम बात करेंगे जो बड़ा बस स्टैंड है तो वहाँ पे गंदगी का ये ना डेरा जमा हुआ है। गंदगी वहाँ पे फैली हुई है, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं वहाँ पे। और जो कनेक्टिविटी है बस स्टैंड की, जो रोड कनेक्टिविटी है वो खस्ता हाल है। वहाँ वो जो रोड है उसमें आप ये ना देख सकेंगे जरा सी बारिश होने के साथ ही वो ये ना दरिया में तब्दील हो जाता है। मैग्नेमाइज नहीं किया जा रहा है उस रोड को, यहाँ गंदगी के लिए वहीं पे ठिकाना बना दिया है। अगर वो जो रोड है जो कनेक्ट करता है बाईपास से जो बस स्टैंड को कनेक्ट करता है उस रोड पे मैग्नेमाइजेशन होनी चाहिए। जब नॉर्थ कश्मीर का ये सबसे बड़ा बस अड्डा है जो चौधरी रमजान ने 2008 में हंदवाड़ा को एक तोहफे में दिया था, लेकिन आजकल जो इस अड्डे की जब हम हालत देख रहे हैं वो मुझे लग रहा है कोडे कर सबसे बड़ा जो डैम इस वक्त मैं देख रहा हूँ उसकी शक्ल में वो नजर आ रहा है। ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। बड़े बड़े दावे हो रहे थे कि हंदवाड़ा को इस वक्त ब्यूटिफिकेशन की काम चल रही थी, यहाँ फुटपाथ बन रहे थे, लेकिन इस अड्डे की तरफ लोगों को यहाँ ध्यान नहीं है। इसको बस यही बनाए, इसको बस एक ही चीज बनाया था, वेस्टेज ऑफ डंपिंग को, जो इस वक्त बस मुझे वही नजर आ रहा है उसमें। जेके नेशनलिस्टिक पार्टी के अध्यक्ष मुजफ्फर अहमद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर एक तरफा फैसला नहीं किया जा सकता। इस दौरान उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के लोगों को उनके बुनियादी अधिकार दिए जाने चाहिए और इजराइल के लोग भी शांति से रह सकें। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे किसी भी समुदाय या देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे देश के दोनों ओर नागरिकों की हत्या की निंदा करते हैं। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, पार्टी बनी ही 3 मुद्दों पर। पहला मुद्दा जो हमारा है टू फाइट अगेंस्ट वायलेंस, सेकंड टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, तीसरा जो हमारा मुद्दा है टू फाइट अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन। तो जहाँ कहीं वायलेंस है, मैं और मेरी पार्टी पूरी ताकत के साथ उसकी मजम्मत करती है। जहाँ तक इसराइल और फ़लस्तीन का मामला है, दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं, मासूम जाने जा रही है,
किसी को कुछ भी फायदा नहीं होगा। अलबत्ता ये गुस्सा होता है जो इंसान को हालत दरिंदगी में ले जाता है और इंसान अपनी इंसानी कदरों को भूल जाता है। मेरी राय होगी इन तमाम पार्टियों से, दोनों मुल्कों से, कि वह अमन के टेबल पर आकर मामलों को सुलझाएं, न कि लड़े आपस में। मासूम लोगों बम बनाकर, टैंकें बनाकर हम किसी का भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इंसानी जानों को खतरे में डाल रहे हैं। तो मेरी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि जहाँ तक फ़लस्तीन का मामला है, फ़लस्तीन पे इज़राइल का कब्ज़ा है और नाजायज़ कब्ज़े के खिलाफ अगर फ़लस्तीनी लोग लड़ रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? तो लेकिन लड़ने में अगर वो गांधी जी की तरह सादा प्रोटेस्ट करते, सीधे तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, न कि किसी का खून बहाएंगे, तो उस प्रोटेस्ट में ज़्यादा ही मज़ा होता। तो लेकिन जहाँ तक आज की बर्बरियत का ताल्लुक़ है, तो हम दोनों तरफ की बर्बरियत को कंडेम करते हैं। तो और पूरी दुनिया से अपील करते हैं कि भाई आप सब लोग इंसानी जानों को बचाएं। कुदरत ने इंसान को एक अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इसकी कदर करो, इसकी जान की कदर करो। दुनिया से गरीबी मिटाओ, दुनिया से फाका कशी मिटाओ। टैंक और ये मिसाइल बनाकर हम दुनिया को दे क्या रहे हैं? तो ज़रा दुनिया को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह हम इंसानी जानें बचाएं, दुनिया को बचाएं। छोटी सी ज़िंदगी है, इसकी ज़्यादा कदर करें, कि इसकी कीमत अदा करें। तो अच्छा रहता कि अगर हम भाईचारे में ही ज़िंदगी गुजारें तो बेहतर रहेगा। आम आदमी पार्टी के नेता जयेश गुप्ता ने फिल्म जिन मेरी जान की तारीफ की है और ऐसी और भी फिल्में बनाने पर जोर दिया है। इस दौरान उन्होंने सरकार से अपील की है कि वे अपनी फिल्म नीति में संशोधन करें ताकि स्थानीय कलाकारों को भी फायदा हो सके। इस अवसर पर उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी है। देखिए, ये हमारे जम्मू के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि इस हफ्ते फिल्म रिलीज हुई है, जिंद मेरी जान। दिस हैज बीन मेड बाय द सन ऑफ द सॉइल। विक्रम सिंह जी ने फिल्म बनाई है और फिल्म को एज एन एक्टर भी उन्होंने काम किया है और फिल्म इज एडिटेड, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय हिम एज वेल, है ना, और लिखा भी उन्होंने है। तो आज यहाँ पर अप्सरा थिएटर में आए थे तो फिल्म बहुत ही अच्छी लगी है। एज फार एज द रिएक्शन ऑफ द पब्लिक इज कंसर्न, बहुत ही बढ़िया है और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में हमारे जम्मू में और ज़्यादा बननी चाहिए, क्योंकि इससे एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है हमारे यूथ को। अगेन फिल्म इज बहुत बहुत बढ़िया है। बाकी इस मौके में मैं अगेन फिर से मैं वही बात रिपीट करना चाहूँगा जो मैं पहले कहता हूँ कि जो हमारी जो फिल्म पॉलिसी है, जेएनपी की फिल्म पॉलिसी, ये ज़्यादा बेनिफिट करती है, बाहर के लोगों के लिए बेनिफिट करती है, लेकिन जो लोग यहाँ की फिल्में बनाते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं करती है। तो क्योंकि यहाँ के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत लगाते हैं, तो इसलिए आपके माध्यम से सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि आप ये फिल्म पॉलिसी अपनी है इसमें थोड़ा सुधार लाइए, अमेंडमेंट लाइए, ताकि हमारे यहाँ के जो एक्टर, टेक्नीशियन, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं वो मोटिवेट हो, ताकि आगे और फिल्में वो बना सके और यहाँ पर रोजगार मिले। पीर गयासुद्दीन पूर्व उप मुख्यमंत्री और हकीम हबीबुल्लाह परिवार ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री पीर गयासुद्दीन पीर उर्फा की पोतियों ने अपनी बहन और मां के साथ आज आरोप लगाया कि उनके चाचा पीर मंजूर द्वारा उन्हें कई बार परेशान और अपमानित किया जाता है। उर्फा ने कहा कि उन्होंने बाहरी गुंडों को लाकर उन्हें पीटा और यहां का ताला तोड़ दिया। उर्फा ने अपनी बहन और मां के साथ एलजी से मामले को देखने की अपील की। करना चाहूंगी कि हम मजबूर हो गए इस सिचुएशन पे आने पे, अदरवाइज इट डजंट लुक नाइस कि फैमिली के पर्सनल इश्यूज को आप पूरा पब्लिक में रखें, बट सिंस हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा है तो फिर अब क्या कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन पर्पस ये है कि ये प्रॉब्लम ये है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। तो इसमें जो मेरे चाचा है वो मेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं सिंस 30 इयर्स, लेकिन अब पिछले 2-3 सालों से वो ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी के कुछ क्रेडेंशियल्स, कुछ लीगलिटीज बताती हूँ। पहला पॉइंट ये है कि मेरी जो दादी है उन्होंने ये 2 ब्रदर्स पीर मोइनुद्दीन और पीर मंसूर, इन दोनों बेटों को प्रॉपर्टी दी, ठीक है, लेकिन मेरी दादी अभी हयात में है, तो जब तक वो माशाल्लाह हयात में है तब तक ये दोनों बेटों को नहीं जा सकता है। तो मेरा जो चाचा है, जो पीर मंसूर है, वो क्लेम कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी हड़प रहे हैं, मुझे बेचनी है, इलीगली बेचनी है। ही इज फोर्सिंग अस टू सेल द प्रॉपर्टी।
बट हम नहीं चाह रहे सेल करना बिकॉज दादी अभी अलाइव है और उनके सेंटिमेंट्स को इससे हर्ट पहुंचेगा, बिकॉज ऑब्वियसली ओल्ड जो होता है वो अटैच होता है और अभी उनके नाम पे इंतकाल भी नहीं हुआ है दोनों के नाम पे। तो यही पॉइंट है, वो फोर्सफुली हमें करता है कि सेल करें। और दूसरी चीज ये है कि एक साइड से वो कह रहा है कि मुझे सेल करना है, मेरी प्रॉपर्टी है, दूसरी साइड से उसने लीगल सूट किया है। 2006 से उसने शुरू किया, रिसेंट वाला मुझे पता है 2018 का लीगल सूट उसने किया जो भी चल रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है जो दादी ने उसको दिया है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, बोलता है इसमें शरिया होना चाहिए। और एक और चीज है कि उसका पोजेशन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट ही इज अ कैनेडियन सिटीजन, ही इज लिविंग देयर फॉर 30 years, तो इज अ कैनेडियन सिटीजन का पोजेशन है। फिर भी इन द कोर्ट ऑफ लॉ हमारा कोई हक नहीं है कि हम उनके राइट्स ले, बट हमारा बस यही है कि फोर्स ना करें हमें कि प्रॉपर्टी सेल करने पे, बिकॉज वो कभी किसी ब्रोकर को लाते हैं, कभी पुलिस आती है, कभी ब्रोकर लाते हैं, कभी अननेसेसरी लोगों को लाते हैं। एक है उसमें एक शुड आई कॉल द नेम बिकॉज यू नो ही इज टॉर्चरिंग अस, मुजफ्फर कोई दुकानदार है जवाहर नगर में, रोज रोज वो आता है हमें लड़कियों को, 3 फीमेल लड़कियां यहाँ पे हम, और मेरे पापा बहुत हम्बल है, बहुत सिंपल है, मतलब ये लड़ाइयों पे उतना इनका सूटेबल नहीं है नेचर, इंटेलेक्चुअल टाइप के हैं बिकॉज हम बिलोंग ही करते हैं इंटेलेक्चुअल फैमिली को। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि ये रेवेन्यू में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं। अब माशाल्लाह इससे क्या है कि एलजी गवर्नमेंट में ये हर एक की ग्रीवेंस सुनते हैं, तो ये जब वहां जाते हैं उनको मिसलीड करते हैं, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और पुलिस डिपार्टमेंट को, दोनों को मिसलीड करते हैं। वहां जाके बोलते हैं कि मेरा राइट्स खाया, मेरा वो खाया, मेरा ये खाया, जिसकी कोई लीगल सेनिटी नहीं है। तो लास्ट में मेरा इतना ही गुजारिश है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और पुलिस से कि आप पहले इसकी लीगल सेनिटी चेक करें, उसके बाद इसको आप एंटरटेन करें वहां पे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, पुलिस रोज आ रही है। उसके बाद आई नो दैट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इसका कोई लीगल सेनिटी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैंने डीसी से ऑर्डर लाया, ऑर्डर नहीं लाया है, डीसी साहब ने उनको लिखा है कि इस केस में वेरीफाई करो। वेरिफिकेशन में ऑर्डर में डिफरेंस होता है, तो पुलिस को जाके दिखाते हैं ऑर्डर है, ठीक है, तो पुलिस वालों को लगता है शायद ऑर्डर है, फिर पुलिस आ जाती है यहाँ पर एवरीडे आ रही है, और ये काफी सालों से चल रहा है, खास करके 2 सालों से बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि प्लीज इनके लीगल क्रेडेंशियल्स को चेक करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को, बिकॉज हमारी फीमेल्स की यहाँ पर सिक्योरिटी एट स्टेक लगी है, यही हमारी रिक्वेस्ट। रियासी के बारादरी ब्रिज की खस्ता हालत को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर शिवखोड़ी की यात्रा करने आए लोग भी जम्मू कश्मीर की सरकार से निराश हो जा रहे हैं। इस मौके पर सोशल एक्टिविस्ट ने ब्रिज का जायजा लिया और विभाग से ब्रिज पर काम करने की अपील की ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। देखो, हम लोग बंबई से आए हैं वो, और सोचा था वो शिवखोड़ी देखेंगे करके, जाने के लिए सुबह से निकले, रास्ता इतना खराब है कि जाने के लिए बहुत टाइम लगा, 3 घंटा लगा जाने के लिए। हम लोगों को लगा अभी नया गवर्नमेंट आया है, सब जगह रास्ते का काम चल रहा है, बहुत अच्छा होगा। वो उधर से आ रही थी, मोबाइल से रिवर का फोटो निकाल रही थी। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ उधर के न्यू बॉम्बे के द्रोणागिरी हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम करंजा, तो बच्चों को ये रिवर के फोटो दिखाने वाली थी ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए। वो इतना ब्रिज भी खराब है कि गाड़ी इतनी हिल रही थी कि मुझे एक भी फोटो सही तरीके से नहीं निकालने को आया। देखिए, मैं वैभव रिकॉल, सामाजिक कार्यकर्ता रियासी से। आज हम यहाँ पर जीरो मोड के स्कूल पर आए, आकर हमने देखा कि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो काम ना होने से ना होना बेहतर है। जब प्रशासन से बात करी, प्रशासन को इस चीज की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। जय साहब को मौके पे बुलाया, जय साहब ने आकर बताया कि उनकी इंफॉर्मेशन में नहीं है कि आज यहाँ पर कार्य हो रहा है। पीछे ये कंक्रीटिंग करते आ रहे हैं, सब खुला हुआ है, ओपन में कंक्रीटिंग कर रहे हैं, आगे गुजर रहे हैं तो पीछे से गाड़ियां उसके ऊपर जो है ऊपर से निकल रही हैं। वो कंक्रीट की हालत बुरी हो रही है। कार्य करने की जो है इनमें कुशलता ही नहीं है, ना इनको कार्य करना आता है। और मौके पर जो ठेकेदार तो मिला ही नहीं यहाँ पर, वो पता नहीं कहाँ छुपकर बहुत देर से बैठा है। जो उसका आदमी वहां पर था, उससे बात, इतना नालायक आदमी वो निकला, उससे बात करना जो है, उससे जब उसे पूछा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, उसको साफ इनकार उससे कर दिया कि उसे कुछ पता ही नहीं है। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस से। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जजर कोटली के मकाम पर पेश आया सड़क हादसा, 4 अफराद की दर्दनाक मौत।
जम्मू यूनिवर्सिटी में आज से जनरल जोरावर सिंह की खिदमत